इस फिल्म के एक सीन में शेख मुख्तार भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं, भगवान तू याद रख, मेरे इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। अगर मेरी बीवी कल सुबह तक घर वापस नहीं आई तो मैं तेरे हर खूबसूरत खिलौने को तोड़ दूंगा। ये कुछ फेमिलियर लगता है। जी हाँ, 1959 की फिल्म का ये डायलॉग उन डायलॉग्स की कैटेगरी में आता है जिन्होंने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज को एस्टैब्लिश किया था। और जैसे कि हम एंग्री यंग मैन के एलिमेंट्स को 1973 की जंजीर से पहले की फिल्मों में ट्रेस करते आ रहे हैं, यह फिल्म उस सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पहले हमने राज कपूर को इस कैटेगरी में देखा है और इस फिल्म में उनकी मौजूदगी के बावजूद शेख मुख्तार एंग्री यंग मैन का रोल निभाते हैं। और यही नहीं, यह फिल्म हमें राज कपूर के सिनेमैटिक यूनिवर्स के फिल्म नवार स्टाइल के साथ इंटरेक्शन का एक नज़ारा देती है जो इस फिल्म को और भी यूनिक बनाता है। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम रिव्यू करेंगे दो उस्ताद जो कि 1959 में बनी थी। एक ऐसी फिल्म जो क्राइम थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर है। तारा हरीश के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राज कपूर, मधुबाला और शेख मुख्तार मुख्य भूमिकाओं में हैं। और यह फिल्म आपको एक फुल पैकेज देने की कोशिश करती है, जैसे बिछड़े हुए भाई, लव, धोखा, छुपी हुई पहचान और थोड़ा सा रॉक एंड रोल भी। चलिए इस क्योटिक और डिलाइटफुल राइड को एक्सप्लोर करते हैं। दो उस्ताद दो भाइयों जगन्नाथ यानी शेख मुख्तार और राजन यानी राज कपूर की कहानी है जो बचपन में गरीबी के कारण अलग हो जाते हैं। यतीम और अकेला छोटा भाई राजन चोरी का रास्ता अपना लेता है, जबकि बड़ा भाई जगन्नाथ ईमानदारी का साथ देता है। लेकिन हालात उन्हें अलग अलग राहों पर ले जाते हैं और दोनों अपराधी बन जाते हैं। बड़े होकर जगन्नाथ एक मशहूर गैंग लीडर बन जाता है और एक डबल लाइफ जीता है जिसका उसकी बीवी को पता नहीं होता। दूसरी तरफ जेल से छूटकर राजन गलती से जगन्नाथ की जेब काटने की कोशिश करता है बिना ये जाने कि वो उसका भाई है। राजन की मुलाकात मधु यानी मधुबाला से होती है, एक अमीर वारिस जो अपने स्कीमिंग अंकल रोशन लाल से भाग रही है। राजन पहले मधु को पकड़कर जगन्नाथ को रिवॉर्ड के लिए दे देता है, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास करके सुधार की राह अपनाता है। जैसे जैसे मधु अपने अंकल की लालच से लड़ती है और राजन अपने आप को रिडीम करता है, दोनों भाइयों की असली पहचान सामने आती है। कहानी अपने इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब जगन्नाथ अपने भाई राजन और बेटे राजा की सच्चाई जानकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। और अब बात करते हैं दो उस्ताद की परफॉर्मेंसेस की। राज कपूर अपने ट्रेडमार्क चार्म और कॉमेडिक टाइमिंग के साथ राजन का किरदार निभाते हैं, चाहे वो खुद का इम्पर्सनेशन कर रहे हों। जी हाँ, फिल्म के एक हिस्से में कुछ लोग उनको फिल्म स्टार राज कपूर समझकर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और या ओपी नैयर के पेपी ट्यून्स पर डांस कर रहे हों। कपूर की एनर्जी इन्फेक्शियस है। वो कॉमेडी और ड्रामा के बीच एक फाइन बैलेंस क्रिएट करते हैं जो उनके रिडेम्पशन आर्क को बिलीवेबल बनाता है। ये उनके फेमिलियर सिनेमैटिक यूनिवर्स के ट्रैम्प कैरेक्टर का रेपिटेशन लगता है जो लोअर क्लास सोसाइटी का एक छोटा क्रिमिनल है और फीमेल लीड के इन्फ्लुएंस के बाद सुधार की राह पर आ जाता है। और एक स्ट्रिक्ट स्वभाव वाले बड़े भाई के रूप में शेख मुख्तार की परफॉर्मेंस कभी कभी आपको वुडन लग सकती है, लेकिन क्लाइमैक्स के वल्नरेबल मोमेंट्स उनके कैरेक्टर को डेप्थ देते हैं। लेकिन वो अपने एंग्री यंग मैन और फिल्म नवार के फ्यूजन वाले रोल में एक्सेल करते हैं। पहले एक आइडियलिस्टिक और भगवान भक्त जगन्नाथ को सोसाइटी और हालात क्राइम की राह पर ले जाते हैं, जहां उनका गुस्सा और सिनिसिज्म सोसाइटी के अगेंस्ट उभर कर आता है। और इसके साथ ही जगन्नाथ और उनकी गैंग के स्टाइलिश क्रिमिनल्स, हाई वैल्यू क्राइम्स और लाइट और शैडो का प्ले फिल्म नवार की दुनिया में ले जाता है। ये देखना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जब राज कपूर का सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म नवार के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहा जा सकता है।
और मधुबाला की बात करें तो मधुबाला फिल्म की फायरी और इंडिपेंडेंट हीरोइन के रूप में छा जाती हैं। स्टनिंग और स्मार्ट मधु डैमसेल इन डिस्ट्रेस ट्रोप को तोड़ती हैं। राज कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म की मैडनेस में इमोशंस ऐड करती है। वो कॉमेडिक और इमोशनल सीन्स को एफर्टलेस ग्रेस के साथ हैंडल करती हैं, जो उनकी वर्सेटिलिटी को हाईलाइट करता है। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जगन्नाथ की वाइफ सुलोचना से लेकर राजा के रोल में डेजी ईरानी तक हर सपोर्टिंग एक्टर नैरेटिव में लेयर्स ऐड करता है। और उमा दत्त के स्कीमिंग रोशनलाल का रोल, वो प्लॉट की मूवमेंट को कायम रखने के लिए एक परफेक्ट विलन का रोल करते हैं। और चलिए इसके म्यूजिक के बारे में बात करें। दो उस्ताद ओपी नैयर के फैंटास्टिक साउंड ट्रैक के बिना कंप्लीट नहीं होती। रीरी रीरी राका और नजरों के तीर मारे जैसे सॉन्ग्स फिल्म को शुरू से एंड तक एंटरटेनिंग बनाते हैं। नैयर के सिग्नेचर बीट्स और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ इन गानों को एक ट्रीट जैसा बना देते हैं। ये म्यूज़िक सिर्फ नैरेटिव को ड्राइव नहीं करता, बल्कि इंटेंस ड्रामा के बीच कुछ हल्के पल भी ऐड करता है। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राज कपूर को देखना एक रेयर और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है। और अब बात करते हैं उन कुछ चीज़ों की जो इस फिल्म को अलग बनाती है। सबसे पहले अलग अलग जॉनरा का मिक्सचर, मेलोड्रामा से लेकर स्लैपस्टिक कॉमेडी तक, एंग्री यंग मैन और राज कपूर के सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ फिल्म नवार, यह फिल्म सब कुछ जगल करने की कोशिश करती है। और इसके साथ ही मधुबाला और सुलोचना के कैरेक्टर एक प्रोग्रेसिव पोर्ट्रेयल करते हैं जो स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट वुमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। और राजन का राज कपूर होने का नाटक ये सिनेमैटिक ह्यूमर का पीक है। इस सीन में हमें राज कपूर की फैन फॉलोइंग का यूफोरिया भी समझने को मिलता है। और फाइनली लॉस्ट एंड फाउंड का फार्मूला, ये बॉलीवुड की दूसरी फिल्म थी जो बिछड़े हुए भाइयों के ट्रोप को एक्सप्लोर करती है, एक थीम जो बाद में हिंदी सिनेमा का एक आइकॉनिक एलिमेंट बन गया था। पहली फिल्म थी अशोक कुमार की 1943 की किस्मत, जिसमें अशोक कुमार ने डबल रोल प्ले किया था। और साइन ऑफ करने से पहले एक वार्निंग, जब राजन जगन्नाथ की वाइफ को अपने घर पर ले जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग का सिलसिला शुरू होता है, तब मधुबाला को यह लगता है कि राजन एक बच्चे का बाप है। सच्चाई बार बार सामने आती है, लेकिन कैरेक्टर एक दूसरे पर चिल्लाकर बात को सुनते ही नहीं। ये ट्रोप थोड़ा ज्यादा खिंच गया लगता है। पुलिस और जगन्नाथ के बीच का कैट एंड माउस चेस भी कुछ ज्यादा ही खिंचा हुआ लगता है। और एंड में वो जागते रहो जैसे मोमेंट तक तो पहुंचता है, पर हमें उस लेवल का स्पीच देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ नेल बाइटिंग मोमेंट्स तो मिलते हैं, पर ये मोमेंट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा ही लगते हैं। और कुछ ट्रिविया एंड कंपैरिजन की बात करें तो जावेद अख्तर ने इस मूवी का स्क्रिप्ट 1974 की हाथ की सफाई के लिए रीराइट किया था, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप उनके क्लेम्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ, उस फिल्म में टाइमलेस क्लासिक सॉन्ग वादा कर ले साजना तो था, जो विनोद खन्ना और सिम्मी गरेवाल पर पिक्चराइज किया गया है, लेकिन राज कपूर और मधुबाला की केमिस्ट्री का लेवल रणधीर कपूर और हेमा मालिनी में नहीं है। और इंसिडेंटली रणधीर कपूर ने दो उस्ताद में यंग जगन्नाथ का रोल प्ले किया था। और अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो दो उस्ताद एक सिल्वर जुबली थी, जबकि हाथ की सफाई एक सेमी हिट रही। और अगर मुझे विनोद खन्ना और शेख मुख्तार को कंपेयर करना हो तो मुख्तार का नुएंस्ड परफॉर्मेंस जो मल्टीपल शेड्स दिखाता है, विनोद खन्ना के सपोर्टिंग रोल में फिल्म फेयर विनिंग रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, चाहे उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक हो। तो ये था फिल्म दो उस्ताद का रिव्यू। आप इस फिल्म के बारे में अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हमारे नई और पुरानी फिल्मों के अनफिल्टर्ड टॉक्स को देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। एंड until next time, goodbye and thank you.